काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। यूपी के बलिया जनपद के मनियर में साहित्य सदन पुस्तकालय के 13वें स्थापना दिवस और युवा संगठन के स्थापना दिवस पर गोपाल जी युवा द्वारा भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में बीजेपी विधायक केतकी सिंह ने इस समारोह का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर और विधिवत पूजा अर्चना करके किया। इस अवसर पर निराले के कृति राम की शक्ति पूजा का मंचन किया गया, जिसे देखने के लिए भारी संख्या में लोग उपस्थित हुए। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी यह कार्यक्रम भव्य और आकर्षक तरीके से आयोजित किया गया। स्थानीय लोगों ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की शक्ति पूजा को देखकर तालियों से मनियार नगर पंचायत को गुंजायमान कर दिया। इस कार्यक्रम में पूर्व सांसद रविंद्र कुशवाहा, पूर्व मंत्री राजधारी सिंह समेत कई प्रमुख व्यक्तित्व उपस्थित रहे। कार्यक्रम ने स्थानीय संस्कृति और साहित्य के प्रति लोगों की रुचि को और बढ़ाने का काम किया और सभी उपस्थित लोगों ने इसे एक सफल आयोजन माना। फीता काटते हैं बकायदा, कभी दुर्गा पूजा में भी दुर्गा पूजा चल रही है उसमें भी जाते हैं, सरस्वती पूजा में भी जाते हैं, छठ में भी जाते हैं, कृष्ण जन्माष्टमी में भी जाते हैं, क्रिकेट, हॉकी, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल सब में जाते हैं। पर जाने के बाद क्या नजर आता है कि माँ दुर्गा की प्रतिमा इतनी सी रहती है और डीजे 12 फीट का रहता है और बकायदा उस पे गाने बजते रहते हैं, बालक बालिकाएं नाचती रहती हैं और जो स्वरूप है हमारे 30 त्योहारों का जो स्वरूप है उस स्वरूप को छिन्न भिन्न होते अपनी आंखों से देखते हैं। पर आज मुझे बहुत गर्व हो रहा है इस कार्यक्रम में आकर ये देखते हुए कि निराला जी की जिस नाटक का मंचन होने वाला है, जब गोपाल जी ने उसका नाम लिया तो उसके बारे में मुझे भी जानकारी मिली और इतना उसके बाद जब इन्होंने बताया मुझे यहाँ आना था तो मैंने उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ली। इतना अद्भुत रंग, उनकी वो कविता, उसका वो मंचन, हम जैसे पढ़े लिखे लोग जब नहीं जानते हैं तो ये गांव देहात के लोग हम लोग कैसे जानेंगे। 2014 से ही हम कर रहे हैं अन्य तरीकों से। ये कार्यक्रम राम की शक्ति पूजा, ये कार्यक्रम पहला था, तो ये तो शाश्वत है। एक कवि उसने बताया कि बड़ा अच्छा कार्यक्रम है और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत जगहों पर मंचन हुआ है इसका, और हमारे सुदूर देहात में छोटे जगहों पे भी इस तरह के मंचन होने चाहिए जिससे आम लोगों में जागरूकता फैले, चाहे वो अपनी संस्कृति के प्रति हो या जैसे कि केतकी सिंह कहती हैं कि देवी की जो मौलिक कल्पना है उसके प्रति जागरूक करने का एक विचार था, तो बहुत अच्छा था। देखा गया काफ़ी लोग भी इस तरह के कार्यक्रम में भाग लिए, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए। क्या करें? ये तो उनका प्रेम है और मनियर के लोगों का वो एकेडमिक सोच है कि बलिया के हल्दी थाना क्षेत्र के गांव का मामला प्रकाश में आया है, जहां एक पीड़िता की मां ने पुलिस को तहरीर देते हुए एक आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। बता दें कि दर्ज मुकदमे में पीड़ित के साथ यौन शोषण एक युवक के द्वारा किए जाने का आरोप लगा है। बता दें कि हल्दी थाना क्षेत्र के एक गांव की महिला ने अपनी पुत्री अज्ञात ने हल्दी थाने पर पहुंचकर एक युवक के खिलाफ शादी का झांसा देकर यौन शोषण किए जाने का मामला दर्ज कराया है। वहीं इस मामले में एसपी विक्रांत वीर ने बताया कि महिला की तहरीर पर मामला दर्ज कर कार्रवाई की प्रक्रिया आरंभ की गई है। वहीं आरोपी की तलाश जारी है, जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा। थाना हल्दी जनपद बलिया में आज सूचना मिली कि एक पीड़िता है जिसकी उम्र 16 साल है और उसके साथ उसके पहचान का एक बालिग लड़का कुछ समय से शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित करता आ रहा है। इस संबंध में उसकी माता के द्वारा तहरीर दी गई है, जिस पे FIR पंजीकृत कर ली गई है और जो आरोपी हैं उसके धरपकड़ के प्रयास किए जा रहे हैं। जल्दी उनको अरेस्ट भी कर लिया जाएगा और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। वाराणसी के शहर में हालिया बारिश के बाद जल जमाव ने एक बार फिर से लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। कई सड़कों पर पानी भर जाने से आवागमन बाधित हो गया है। खासकर भोजूगीर चांदमारी मार्ग पर स्थिति गंभीर बनी हुई है, जहां जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण पानी जमा हुआ है। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि नगर निगम के जल भराव से निजात पाने के लिए इंतजाम शून्य है, जिससे लोग परेशान हैं। बारिश के बाद बार बार पानी भर जाने के कारण उन्हें रोजमर्रा के कार्यों में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस स्थिति से नाराज होकर राहगीरों और क्षेत्रीय लोगों ने चक्का जाम कर दिया, जिससे यातायात प्रभावित हुआ है। लोगों ने प्रशासन से तुरंत कार्रवाई की मांग की है, ताकि जल भराव की समस्या का समाधान किया जा सके और आवागमन सुचारू हो सके। हम सरकार में हैं, हमारे विधायक हैं या सांसद रहे, सब लोग के रहते हुए भी अगर ये काम नहीं हो पा रहा है तो आखिर जाएं किसके पास हम लोग जाएं? आखिर जनता हमसे सवाल कर रही है
तो मैं क्या जवाब दूं, किसके ऊपर दोष लगाऊं? वार्ड नंबर 32 के आप 56 से छप्पन के, जी। और ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इस रास्ते के आप विकल्प आप खोजें। विकल्प के लिए तो हम लोग जो यथास्थित विकल्प बन सकते थे, चाहे PWD रहा हो या नगर निगम रहा हो या BDA का रहा हो, सबके यहाँ हम लोगों ने दरवाज़ा खटखटा चुके हैं। आज ये पहला नहीं, इससे 1 साल पहले भी हम लोगों ने यहीं पर ये धरना प्रदर्शन किया हुआ था। उस समय आश्वासन हुआ कि 15 दिन में बन जाएगा। आज 1 साल बाद हमको दोबारा आना हुआ है। 15 दिन के जो कहा गया कार्य अगर 1 साल में नहीं हुआ तो फिर दोबारा आना हुआ। आप समझ लीजिए ये कि आप 5 मिनट यहाँ खड़े हो जाइए, अगर कोई इसमें नहीं गिरता है तो अभी मान के चलिए कि हम लोग का धरना गलत है। हर मिनट एक आदमी वहाँ गिर रहा है। आप नहा धोकर चल रहे हैं। हाँ, ये नवरात्र दशहरा का मौका चल रहा है, सामने मंदिर है हमारा। महिलाएं बताइए कैसे जाएंगी मंदिर पर? मंदिर के ठीक सामने डूबा हुआ है। विद्यालय यहाँ हमारा इंटर कॉलेज है, बगल में इंटर कॉलेज है, जीवन दीप है, ज्ञान दीप है, और ये विकास इंटरमीडिएट कॉलेज है। बच्चियाँ आ रही हैं, पर डे गिर के जा रही हैं। कितने बच्चियाँ अपना वापस चले जा रही हैं, उनका ड्रेस गड़बड़ गंदा हो जा रहा है। बना हुआ इस तरह से कहा जाता है कि कई बार गाड़ी गिर गई है और आप भाजपा के एक कर्मठ जो नहीं सुनी जा रही है आपकी बात। ये सीधे सीधे PWD की लापरवाही है, गुंडई है उनकी। एक सीधा मतलब है कि सरकार की छवि गिराना इनको है। ये PWD सीधे सीधे सरकार की छवि गिराने का काम कर रहा है। ये बनने वाला रोड 1 दिन का अगर 4 साल में नहीं बन रहा है तो एकदम निकम्मी है PWD। उनके खत्म कर देना चाहिए। नहीं समझ में आ रहा है उनका। वाराणसी के केंद्रीय विद्यालय का ही विवि परिसर में केंद्रीय विद्यालय संगठन के संभाग स्तरीय राष्ट्रीय एकता पर्व 2024-25 का भव्य शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद सीमा द्विवेदी रही, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर अजय कुमार मिश्रा, उपायुक्त केंद्रीय विद्यालय संगठन वाराणसी संभाग दिनेश चंद्र मीणा और शालिनी दीक्षित, सहायक आयुक्त केंद्रीय विद्यालय संगठन वाराणसी संभाग उपस्थित रहे। राष्ट्रीय एकता पर्व 26 अक्टूबर से 7 अक्टूबर 2024 तक आयोजित किया जा रहा है, जिसमें केंद्रीय विद्यालय संगठन वाराणसी संभाग के 6 संकुल के लगभग छात्र एवं अनुरक्षण भाग ले रहे हैं। कार्यक्रम 2 समूहों में आयोजित किया जा रहा है। समूह आ एक भारत श्रेष्ठ भारत और समूह बा कला उत्सव एक भारत श्रेष्ठ भारत। कार्यक्रम का उद्देश्य भारत की विविधता में एकता का जश्न मनाना और राष्ट्रीय एकीकरण की साझा पहचान को बढ़ावा देना है। इस अवसर पर विद्यार्थियों को विभिन्न राज्यों की भाषा, संस्कृति और परंपराओं को साझा करने का मौका मिलेगा, जिससे राष्ट्रीय एकता को मजबूती प्रदान की जा सकेगी। कला उत्सव, जो कि विद्यालय शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 2015 में शुरू किया गया एक प्रमुख कार्यक्रम है, का उद्देश्य माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की कलात्मक प्रतिभा को विकसित करना है। यह कार्यक्रम विद्यालय, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किया जाता है, जिससे विद्यार्थियों में भारतीय कला एवं विविधता को समझने और मनाने का अवसर मिलता है। इस पर्व के दौरान समूह नृत्य, समूह गीत, हस्तकृति, परियोजना प्रदर्शन, ऑन द स्पॉट पेंटिंग, स्वर संगीत, वाद्य संगीत, नृत्य, नाटक, दृश्य कला और परंपरागत कहानी कथन जैसे विविध कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। विजेता छात्रों को राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर भी प्रदान किया जाएगा, जो हैदराबाद में आयोजित की जाएगी। आज केंद्रीय विद्यालय संगठन क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसी संभाग द्वारा क्षेत्रीय स्तर पर केंद्रीय विद्यालय BHU में क्षेत्रीय स्तर पर राष्ट्रीय एकता पर्व समारोह का आयोजन किया गया है। ये समारोह पहले विद्यालय स्तर पर आयोजित किए गए थे। ज्ञातव्य हो कि संभाग में कुल 36 विद्यालय हैं, जिसमें से 3 विद्यालय डबल शिफ्ट में चल रहे हैं। इस तरह से कुल 39 विद्यालय हैं। तो पहले ये प्रतियोगिता विद्यालय स्तर पर आयोजित की गई, उसके बाद ये संकुल स्तर पर आयोजित की गई। संकुल स्तर में कुल 7 संकुल थे और सभी संकुल स्तर के विजेता टीम आज यहाँ क्षेत्रीय स्तर पर इस विद्यालय में अपनी भागीदारी दे रहे हैं। और यहाँ से जो टीम विजयी होगी वो 11 और 12 नवंबर को हैदराबाद में आयोजित होने वाले केंद्रीय विद्यालय संगठन राष्ट्रीय एकता पर्व में वहाँ पे अपनी भागीदारिता करेंगे। क्या उद्देश्य था? इसका उद्देश्य है
छात्रों और छात्रों के द्वारा समाज में राष्ट्रीय एकता की भावना विकसित करना, बच्चों को देश की विविधता के बारे में बताना, विविध संस्कृतियों की जानकारी देना और विभिन्न जो हमारी जो अनेकता में एकता है उसको सुदृढ़ और समृद्ध करना। वाराणसी में पूर्वांचल विद्युत वितरण खंड के अधिशासी अभियंता नगरीय विद्युत वितरण खंड के तृतीय और अष्टम के ऑफिस में समाधान कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में सैकड़ों की तादाद में बुनकर पहुंचे थे। इस समाधान कैंप में पहुंचे चीफ इंजीनियर अरविंद कुमार सिंघल का बुनकरों ने घेराव किया। इस दौरान बुनकरों ने कहा कि हमें 2 किलो और 3 किलो वाट का मीटर दिया गया है। हमारी यूनिट कम उठती है, इसके बावजूद हम पर ओवरलोड का इल्ज़ाम लगाया जाता है। ओवरलोड का 1 महीने का 520 रुपये होता है, लेकिन कर्मचारी कहते हैं कि लोडिंग सही है और ज़्यादा पूछने पर वह सही से बात नहीं करते हैं। सर इसलिए आए हैं कि जब हमारा स्मार्ट मीटर है, जब हमारा पेनाल्टी 18 महीने का इकट्ठा लगा दिए सर, जबकि हर स्मार्ट मीटर हर महीने आप लोग कंप्यूटर पे देखते हैं, फिर भी एक 18 महीने का एक एक्स्ट्रा पेनाल्टी लगा दिए। कंज्यूमर कहाँ से बिल भरेगा सर? उसको तीसरे महीने में पेनाल्टी लगा के आपको बताया जाएगा आपको ओवर 1 किलो लोड ओवर है। तो कितनी पेनाल्टी लगती है आपको एक महीने में? एक महीने में 520 रुपये लगती है सर। तो 15 से 16 हुआ, या 18 महीने का लगा था 12,000 ब्याज लेके पड़ गया सर। वो अभी कितनी पेनाल्टी हो गई टोटल आपको? कुल मिला के 12,500 रुपये। तो आपने यहाँ अधिकारियों से नहीं बात की? अधिकारी क्या बोल रहे हैं? तो बोले सर 18 महीना का आपका ओवरलोडिंग 1 महीने से दिखा रहा है। तो हमको सर तीसरा महीने में हमें रोक देना चाहिए था, जब हमारा 18 महीने से ओवर दिखा रहा है। तो इसके साथ ही वह हमें ज़्यादा बात बताते नहीं हैं और दुर्व्यवहार करते हैं। वह इन शिकायतों पर चीफ इंजीनियर ने जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई की बात कही है। बता दें कि यह समस्या सिर्फ बुनकरों का ही नहीं है, अपितु तमाम उस इलाकों की है जहां पर 1 किलो वाट का मीटर लगाया गया है और उसके बाद वह ऑटोमेटिक 2 किलो वाट का हो गया है। अधिशासी कार्यालय अभियंता कार्यालय में एक बहुत अच्छा कैंप माननीय श्रीमान एमडी के द्वारा लगाया गया है। इसमें जो बुनकरों की जो समस्याएं आ रही थी उनको भी अखबार के माध्यम से, आप लोगों के चैनल के माध्यम से लगातार उनको सूचना मिल रही थी कि इस कार्यालय से बुनकरों का लोड के नाम पे शोषण किया जा रहा है। तो इसका संज्ञान एमडी साहब को मिला और उन्होंने खुद पहल करते हुए यहाँ पे पहली बार एक जनता की सुविधा के लिए कैंप लगाया, जो निस्तारण के लिए आज ये कैंप लगाया गया कजापुरा IDS कार्यालय में। देखिए समस्याएं यहाँ बुनकरों के जिस तरह से शोषण किया, एक तो पहले जो 2006 के पहले बिजली के बिल को तो फ्लैट रेट बिजली की व्यवस्था मिल रही थी, उस व्यवस्था को खत्म कर दिया गया और पहले उसमें जो व्यवस्था थी, जो नियम कानून थे, उसमें लोड का भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन अब जो 2019 के बाद से उस व्यवस्था खत्म कर दिया गया, उसके बाद तमाम तरह की समस्याएं आ गई। सबसे ज़्यादा समस्या लोड को लेकर है। लोड अगर से बुनकर 3 किलो वाट का लेता है, ये 5 किलो वाट का भी लेता है, तो 3 किलो वाट का लेता है तो 4 पावर लूम चलाता है, एक काटी मशीन। अगर 3 किलो वाट का लेता है तो 3,000 किलो वाट का उसको लोड मिला। लेकिन वो 4 पावर लूम चलाया और एक काटी मशीन चलाया तो आपको उसका लोड मात्र 2,000 हुआ। उसके बावजूद उसका लोड क्यों ज़्यादा बता रहा है? उसके नाम पे बुनकरों को यहाँ पे शोषण किया जा रहा है, उनका बिजली का बिल, बिजली का कनेक्शन काट दिया जा रहा है। तो उसी सब समस्या को लेकर यहाँ पे सारे बुनकर जो परेशान थे, जो दुख झेल रहे थे, आज यहाँ पे आए। आज सम्मानित अधिकारियों को पूरी अपनी पीड़ा को बताई। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो आपकी बिजली कट रही है वो नहीं काटी जाएगी, जो आपके ऊपर लोड का शोषण किया जा रहा है वो नहीं किया जाएगा, जो पासबुक भर जा रही थी उसका सुनने में आ रहा था कि यहाँ लोग शिकायत कर रहे थे कि पैसा लिया जा रहा है, वो निःशुल्क दिया जाएगा। तो ये सब आज उन्होंने घोषणा की है। इनके हम एमडी साहब का, एसी साहब का बहुत उनका आभारी हम लोग हैं कि बुनकरों के लोग जो कुछ तकरार भी हुई है इस हिसाब से बुनकरों जी। तो जो बुनकर देखिए, आधा बुनकर तो यहाँ से बनारस से पलायन करके ये जो अष्टम है, यहाँ तो सबसे पहले ये तो शुरू होता है। इनका अलग नियम कानून चलता है, शासन से नहीं, मतलब इनका अलग ही कानून शुरुआत होता है। यहाँ कोई आता है बुनकर, आज तो कैंप पे बड़े अच्छे से बात किए। आम दिन में बुनकर आएगा तो उनके सीधे से सुनवाई नहीं करते, कहते बुनकर हमारे उपभोक्ता नहीं है। ये बात एमडी साहब को भी नॉलेज हुई। तो उपभोक्ता नहीं है तो आप उनका बिजली बिल क्यों काट रहे हैं, उनको शोषण भी क्यों कर रहे हैं? आप एक तरफ कहते हो कि आप हमारे उपभोक्ता नहीं, आप एक तरफ उसका शोषण कर रहे हैं, जबकि एमडी साहब ने इस बात को संज्ञान में लिया और उसी पे आज उन्होंने कैंप लगाया। तो बुनकर सबसे पहले आपका शुरू से उपभोक्ता है, प्रॉब्लम चला के अपने परिवार का किसी तरह जीविका चलाता है और इनके शोषण की वजह से आज नतीजा ये हुआ कि बनारस का आधा बुनकर पलायन करके दूसरे प्रदेश में चला गया।
वहीं एक उपभोक्ता का जहां 2 महीने का बिल 1200 से 1500 आता था, वहीं अब महीने में 3 से 4,000 का बिल आता है, जिसको लेकर अब उपभोक्ता का जाग पूरा विद्युत कार्यालय पर पहुंचता है तो वहां यह कहकर लौटा दिया जाता है कि आपका बिल सही है। वहीं इन सब चीज़ों के लिए आज उपभोक्ताओं ने चीफ इंजीनियर का घेराव किया, जिसके बाद इंजीनियर ने सबकी समस्या को जल्द से जल्द हल कराने की बात कही है। बाबा विश्वनाथ जी की नगरी में बुनकर उपभोक्ता यहाँ पे काफ़ी हैं और बनारसी साड़ी के काफ़ी यहाँ पे कार्य होता है। तो बुनकर उपभोक्ताओं की सेवाओं के लिए कि हम अच्छी क्वालिटी की सेवाएं उनको उपलब्ध करा सकें, उनकी जो समस्याएं हैं उनकी समस्याओं का समाधान कर सकें, उसके लिए कैंप आयोजित किया गया था ताकि हम बुनकरों से रूबरू होकर उनकी समस्याओं को सही संज्ञान में लेते हुए और जो हमारे अधिकारी हैं, जो स्थानीय अधिकारी हैं, वो उस पर कार्रवाई कर सकें। बुनकरों का एक आरोप है कि आज साहब आए हैं तो अधिकारी जो है कायदे से बात कर रहे हैं। ऐसे में जब हम आते हैं अपनी समस्या लेकर तो यहाँ हमसे कहा जाता है कि आप हमारे उपभोक्ता ही नहीं है, बहुत दुर्व्यवहार किया जाता है। बहुत सारे आरोप हैं उनके, क्या कहेंगे इस बारे में? क्या कुछ जांच वगैरह कराएंगे? देखिए, पब्लिक डीलिंग में ये तो कहना संभव नहीं है कि किसी को भी अधिकारी को या कर्मचारी को ये अधिकार नहीं है कि उपभोक्ता के साथ बदतमीजी करे। उपभोक्ता के साथ अगर यदि कोई दुर्व्यवहार होता है या कुछ होता है तो यहाँ पे हमारे अधिशासी अभियंता का ऑफिस है, उपखंड अधिकारी का ऑफिस है, तो सीधे उपभोक्ता हमारे अधिकारी से बात करके समस्या का समाधान करा सकता है। यदि उपभोक्ता का समाधान तब भी नहीं होता है तो अधीक्षण अभियंता साहब का कार्यालय है शीघ्र में है, मेरा कार्यालय भिखारीपुर में, मेरे ऑफिस में सीधे आ सकता है, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज भेज सकता है, पत्र दे सकता है, किसी भी माध्यम से मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, मैं उसकी समस्या का समाधान करूँगा। एक चीज़ सर आपसे जानना चाहेंगे कि स्मार्ट मीटर जो है वो क्या ऑफिस से उसको रीड किया जा सकता है कि कितना ओवरलोड है? स्मार्ट मीटर में ऐसी व्यवस्था है कि आप अपने एंड से उसको रीड कर सकते हैं कि ओवरलोड चल रहा है? हाँ, ये व्यवस्था है। स्मार्ट मीटर बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक मीटर है। जो भी आपने इससे पहले सवाल किया था कि सब उपभोक्ता के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, तो स्मार्ट मीटर एक ये उत्कृष्ट टेक्नोलॉजी है जिससे कि विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन, ह्यूमन मतलब आदमी चाह के भी कोई बिल में या मीटर में कोई गड़बड़ी ना करे, सीधा मीटर का जो डाटा है वो इलेक्ट्रॉनिकली हमारे बिलिंग सिस्टम पर ट्रांसफ़र हो जाए और बिल बन जाए, ताकि उपभोक्ता का शोषण ना हो। उसको रोकने के लिए स्मार्ट मीटर जो उन्नत टेक्नोलॉजी है वो बिलिंग सिस्टम में लाई गई है। शोषण रोकने के लिए ये काम किया गया है, लेकिन उपभोक्ताओं का आरोप है कि हमारा ओवरलोड जब होता है तो हमको 3 महीने के बजाय 18 महीने बाद बताया जा रहा है कि आपका ओवरलोड चल रहा था पिछले 4 महीने से। ऐसा क्यों? वजह क्या है कि उनको पहले ही सूचित नहीं किया जा रहा है? अब उनका कहना है कि 520 रुपये के हिसाब से अब उनका जो है 12,000 हो गया है। इतनी लेट में बता रहे हैं। हम लोग छोटी पूंजी लगा के काम कर रहे हैं, इकट्ठे कैसे देंगे? अगर हमको पहली बार बता देंगे तो हम 520 रुपये दे देंगे, चुकता हो जाएगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? कैसे यहाँ निर्देश करेंगे? क्या मैंने सबको निर्देश दे दिया है, जो बिलिंग होनी है वो मासिक बिलिंग होनी है, हर महीने बिल होना है। और मैं आपको बता दूं 98% बिलिंग इसी खंड में हो भी रही है। यदि फिर भी कोई उपभोक्ता रह जाता है जिसकी बिलिंग की कोई शिकायत है, क्योंकि अगर एक मिनट सुन लीजिएगा, अगर बिलिंग हो रही है तो जो डिमांड है उसे मीटर में प्रति माह आएगी। स्मार्ट मीटर का तो इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर है डाटा, 5 किलोवाट से ऊपर का MRI बेस्ड ट्रांसफर है। और जो कंज्यूमर जो नॉन स्मार्ट मीटर है SBM मोड में बिलिंग हो रही है, 5 किलोवाट से कम उपभोक्ता के बिल हैं, तो उसमें मीटर रीडर के माध्यम से और हमारा एक विभाग का असिस्टेड बिलिंग के माध्यम से 2 आदमी जाते हैं, दोनों आदमी वहाँ पे उनसे रीडिंग करते हैं और बिल उपभोक्ता को साथ साथ दे रहे हैं। यदि फिर भी कोई दिक्कत आ जाती है अनबिल्ड कंज्यूमर है, तो सीधे हमारे कार्यालय में आके हमसे बात कर सकता है, बिल बनवा सकता है। बिल अगर हर महीने बनवा रहा है तो पेनल्टी हर महीने की ही लगेगी। और मैं तो कहता हूँ कि पेनल्टी लगेगी क्यों? भाई उपभोक्ता अपना लोड जितना मीटर में डिमांड आ रही है उसके हिसाब से भार स्वीकृत करा ले, ताकि पेनल्टी की कोई समस्या ही ना हो। उपभोक्ताओं की बस खाली एक समस्या समझ में आ रही है, तो आपने जैसा बताया कि हम उसको रीड कर सकते हैं कि कितना ओवरलोड हो रहा है। उनका कहना है कि हमको ओवरलोडिंग बताई नहीं जाती है, हमको बिल दिया जाता है, हम बिल पे कर रहे हैं, हमको ओवरलोड 18 महीने 12 महीने 11 महीने बाद बताया जाएगा कि आपका ओवरलोड चल रहा था, ये जोड़ के बिल दिया। नहीं, गलत, ये ऐसा गलत कह रहे हैं। उपभोक्ता को अगर बिल हर महीने मिल रहा है तो बिल के ऊपर अपने आप लिखा हुआ रहता है कि कितनी डिमांड उसकी एक्स्ट्रा चली है और कितनी उसमें पेनल्टी है। अब अगर समझने में या समझाने में कोई दिक्कत है तो हमारे जो अधिकारी यहाँ पे खंडीय कार्यालय में है, आप उनसे संपर्क करके बिल्कुल समझ सकते हैं। हर स्तर, एक स्तर के ऊपर दूसरा स्तर, तीसरा स्तर है, तो उसको समझ सकते हैं। और इस तरह की कैंप हम और भी शिक्षा जगत के प्रतिष्ठित साहित्य भवन पब्लिकेशन ने शहर में अपने रिटेलर्स के लिए एक विशेष मीट का आयोजन किया है। 1960 से उच्च गुणवत्ता की पाठ्य पुस्तकों के प्रकाशन में अग्रणी इस कंपनी ने अपने उत्पादों की गुणवत्ता और सच्चाई के उच्चतम मानकों को बनाए रखा है।
साहित्य अवन पब्लिकेशन ने 2014 में लॉन्च की गई अपनी फ्री माइंड ब्रांड नोटबुक्स की विशेषताओं को साझा किया। इन नोटबुक्स ने लॉन्च के बाद से ही उच्च गुणवत्ता के कारण देश भर में तेजी से लोकप्रियता हासिल की है। कंपनी का दावा है कि फ्री माइंड ब्रांड 100% ऑर्डर आपूर्ति और उत्कृष्ट गुणवत्ता के लिए जाना जाता है। इस मीट में चर्चा की गई कि फ्री माइंड भारत का एकमात्र ब्रांड है जो अपनी नोटबुक्स पर स्पष्ट रूप से पेपर की गुणवत्ता, GSM और ब्राइटनेस का उल्लेख करता है, जिससे उपभोक्ताओं में उत्पाद की प्रामाणिकता का आश्वासन मिलता है। पिछले एक दशक से इस ब्रांड ने अपनी गुणवत्ता को बरकरार रखा है और भविष्य में भी इसकी उत्कृष्टता बनाए रखने का वादा किया है। फ्री माइंड ने उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में रिटेलर्स मीट के सफल आयोजन के बाद वाराणसी में यह कार्यक्रम आयोजित किया। इन शहरों में मीट की सफलता ने फ्री माइंड्स के रिटेलर्स और व्यापारिक साझेदारों के साथ संबंध को और मजबूत किया है। साहित्य भवन पब्लिकेशन के सुमित मिश्रा, विनोद श्रीवास्तव और रोहित चौरसिया ने सभी व्यापारियों को उत्पादों के बारे में जानकारी दी और व्यापारिक अवसरों पर चर्चा की। इस मीट में उपस्थित रिटेलर्स ने कंपनी की गुणवत्ता के प्रति समर्पण और ग्राहकों की संतुष्टि की सराहना की। हम यहाँ पे जो काम कर रहे हैं, रिटेलर टू रिटेलर पहुँचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारे उसके डीलर भाई बने हुए जैसे अविनाश जी हो गए और 2-3 लोग हैं। हम शॉप टू शॉप पहुँचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और अच्छे प्रोडक्ट के साथ पहुँच रहे हैं। और बनारस हो गया, इंटीरियर हो गया, इसके बाद हम धीरे धीरे फैल रहे हैं। हम सन 2014 से इस ट्रेड में हैं और उसी को साल दर साल आगे बढ़ाने का प्रयत्न करते जा रहे हैं। मिर्जापुर में हुए दर्दनाक सड़क हादसे के तीसरे दिन समाजवादी पार्टी की विधानसभा परिषद के नेता लाल बिहारी यादव ने पीड़ित परिवारों से मिलने उनके गांव बिरबलपुर और रामसिंहपुर का दौरा किया। कछवा थाना क्षेत्र के कटका गांव के पास हुए इस हादसे में 10 लोगों की जान चली गई, जिससे पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल है। समाजवादी पार्टी के विधान परिषद के नेता लाल बिहारी यादव ने शोक संतप्त परिवारों से मुलाकात की और उन्हें ढांढस बंधाया। उन्होंने कहा, यह हादसा बेहद हृदय विदारक है। परिवारों पर जो बीती है वह बयान से परे है। इस मुश्किल घड़ी में हम आपके साथ हैं। उन्होंने पीड़ितों को आश्वासन दिया कि वे सरकार से हर संभव सहायता दिलाने का प्रयास करेंगे। परिजनों ने अपनी दुखद कहानी सुनाते हुए कहा कि उन्होंने अपने जीवन का सबसे बड़ा सहारा खो दिया है। कई परिवारों में बच्चों की पढ़ाई और शादी की चिंता अब सबसे बड़ी समस्या बन गई है। यादव ने कहा कि वे इस मामले में सरकार से बात करके उचित मुआवजा और बच्चों की शिक्षा के लिए योजनाओं का लाभ दिलाने का प्रयास करेंगे। इस घटना के बाद से गांव में राजनीतिक नेताओं और अधिकारियों का आना जाना लगातार जारी है। यादव के दौरे के बाद गाँव वालों में यह उम्मीद बंधी है कि उनकी समस्याओं का समाधान जल्द होगा। इससे पहले समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल और BDO अराजी लाइन ने भी गांव का दौरा किया था और पीड़ित परिवारों को सरकारी योजनाओं से लाभान्वित करने का आश्वासन दिया था। गांव में मातम और आंसुओं के बीच परिजन अब सरकार से मिलने वाली मदद का इंतजार कर रहे हैं। इस कठिन समय में पीड़ित परिवारों को उम्मीद है कि उन्हें जल्द ही राहत मिलेगी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने मुझे भेजा कि पीड़ित परिवारों से जाकर के मिलें, उनकी क्या समस्याएं हैं, उनको उसकी रिपोर्ट दें। तो मैं आया, जो है इन लोगों की स्थिति को देखा। सभी गरीब परिवार है और काफ़ी लोग जो है पीड़ित हैं और 3 लोगों की चोटें जो लगी हैं वो बहुत गंभीर हैं। एक का तो पैर ही कट गया है, एक का दोनों पैर खराब हो गया है, एक का हाथ खराब हो गया है और 10 लोगों की सर जो घायल यहाँ पे 10 लोग बेरोजगार हैं सर। यहाँ पे कितना हादसा हुआ है इस गांव में सर। आपकी सरकार आएगी, सपा के सर में क्या उनको रोजगार की सर क्या बोलते हैं? देखिए, बेरोजगारी के लिए जो है रोजगार का अवसर मुहैया कराया जाएगा। वो तो सरकार आने पर पॉलिसी जो तय सरकार की होगी वह किया जाएगा। लेकिन इस समय वर्तमान में जो है इस पीड़ित परिवार को हम जो है कल नहीं पहुंच पा रहे हैं, लखनऊ परसों पहुंच करके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को हम रिपोर्ट देंगे और उसके बाद 2 लाख रुपया जो सरकार ने दिया है और 5 लाख रुपया जो नेताजी ने अपनी सरकार में तय किया था किसान बीमा योजना के तहत 5 लाख रुपया वो सरकार देगी। फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से निवेदन किया जाएगा कि कुछ मदद वो अपने निजी कोष से जो है कुछ मदद जो है इन परिवारों की कर दें ताकि ये परिवार जो है आर्थिक संकट से उबर सके।
वाराणसी के सिगरा स्थित रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के बैनर तले सदस्यता अभियान आयोजित किया गया, जिसमें सैकड़ों मुस्लिम महिलाओं और पुरुषों ने सदस्यता ग्रहण की। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी थे, जिन्होंने मीडिया से बातचीत में विपक्षी नेताओं पर तीखा हमला किया। मुख्तार अब्बास नकवी ने राहुल गांधी को सामंती सुल्तान और अखिलेश यादव को समाजवादी टीपू करार देते हुए कहा, ये लोग झूठ के झाड़ पर सच के पहाड़ पर हमला करने वाले हिस्ट्री शीटर बन गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इनके किसी भी हमले का असर ना तो भारतीय जनता पार्टी पर पड़ता है, न ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता को लेकर कहा, मोदी जी पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी से भी अधिक लोकप्रिय हैं। उन्हें राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी से प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है। महाराष्ट्र चुनावों के संदर्भ में नकवी ने कहा कि किसी एक राज्य का चुनाव परिणाम अन्य राज्यों के चुनावों का जनमत संग्रह नहीं होता। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन को उल्लेख करते हुए कहा, हमारा हर चुनाव एक सबक और संदेश होता है। हम नतीजों से घमंड में नहीं आते और ना ही कोप भवन में जाते हैं। इस कार्यक्रम में राज्य मंत्री दानिश अली भी शामिल हुए, जिन्होंने बीजेपी के सदस्यता अभियान की सराहना की। इस अभियान ने वाराणसी में राजनीतिक सक्रियता को और अधिक बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। बांटने की कोशिश की जा रही है, ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आज पूरी दुनिया में जो संकट और कंटक है, उस दुनिया के संकट और कंटक के संकट मोचक के तौर से दुनिया की जो सुरक्षा है, दुनिया के जो सौहार्द है और शांति है, उसकी भारत एक शक्तिपीठ के तौर से पूरी दुनिया देख रही है। और हमें किसी भी उस तरह के षड्यंत्र और साजिश से होशियार रहने की ज़रूरत है जो देश के में बिखराव और टकराव के षड्यंत्रों को बढ़ावा देने वाली हो या उसको जो है वो सुरक्षा देने वाली हो। देखिए, ये जो गुमराही गिरोह है वो खुद अपना उनका बंटाधार होगा और इस तरह के गुमराही गिरोहों के अलग अलग सरगना बीच बीच में आते रहे हैं और जाते रहे हैं, छूमंतर होते रहे हैं। तो ऐसे सरगनाओं का जो छल है वो जनता उसको छूमंतर कर जम्मू कश्मीर हरियाणा में चुनाव हो चुके हैं, महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में लगातार बिहार, बंगाल लगातार चुनाव की लंबी श्रृंखला है। क्या लगता है आपको, इसमें अल्पसंख्यक समुदाय भारतीय जनता पार्टी की तरफ किस तरीके से आएगा और क्यों आएगा? देखिए, एक चीज़ मैं बताऊँ आपको, हमारा देश तो चुनाव का देश है। हर 2 महीने में देश के किसी न किसी हिस्से में, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकल बॉडीज़ के चुनाव हो, चाहे पंचायतों के चुनाव हो, चाहे उपचुनाव हो, वो चुनाव जो है वो कहीं ना कहीं होता रहता है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी का जो आग्रह है, एक देश एक चुनाव, और एक देश एक चुनाव जो है वो जनतंत्र के हित में भी है, लोकतंत्र के हित में भी है, और जो लोकतंत्र और जनतंत्र है उसके प्रति जो जनता का विश्वास है उसको और पुख्ता और मजबूत करने वाला है। सर, विधान के साथ छेड़खानी करते हैं। देखिए, राहुल गांधी जी, जिन्हें हम सामंती सुल्तान कहते हैं, और इस तरह के, चाहे वो सामंती सुल्तान हो और चाहे समाजवादी टीपू हो, वो झूठ के झाड़ से सच के पहाड़ पर हमला करने के हिस्ट्री शीटर बन गए हैं। और चाहे वो समाजवादी टीपू हो और चाहे सामंती सुल्तान, इनके झूठ के झाड़ से सच के पहाड़ पर किसी भी हमले का जो है वो भारतीय जनता पार्टी पर, ना ही नरेंद्र मोदी जी पर असर पड़ता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ मैं आपके ज़रिए स्पष्ट करना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी देश के संविधान, देश के लोकतंत्र जनतंत्र और देश की संवैधानिक पंथ निरपेक्षता के पंडित जवाहरलाल नेहरू और श्रीमती इंदिरा गांधी से ज़्यादा ईमानदार और संकल्पबद्ध नेतृत्व के रूप में है। उसके लिए राहुल गांधी जी या कांग्रेस पार्टी के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी, और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।